हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हार्दिक पंचाल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनालिटिक क्लिप्स में। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके अभी थोड़ा सा पोर्शन आगे पढ़ते हैं। हमने एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाई डिड लिबरल्स नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। अब पहले ये बात कि लिबरलिज्म मतलब होता क्या है। ओके, ये जो लिखा गया है यहाँ पर कि व्हाट डिड लिबरल्स नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। ठीक है, कि लिबरल्स जो लोग थे उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब क्या था। सिंपल सी बात है, नेशनलिज्म मतलब एक आज़ाद स्टेट। ओके, एक डेमोक्रेटिक कंट्री मान लो। ठीक है, तो अभी सबका मतलब अच्छा ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि कुछ जो लोग थे, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते नहीं थे। ओके, वो अलग तरीके से फ्री होना चाहते थे। अब सबके मन में जो राय है, उनके जो थॉट है, वो सबके अलग अलग थे। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि लिबरलिज्म का मतलब होता क्या है। ओके, तो ये एक अपना लैटिन वर्ड है जो लिबर का मतलब क्या होता है, फ्री, कि हमें कुछ बंधन से फ्री होना है। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो हमें करनी नहीं है। ठीक है, तो जो लोग ये सोचते थे उनको हम लिबरल्स बुलाते थे। ओके बच्चों, समझ में आया। अभी यहाँ पर अलग अलग लिबरल्स की बात करेंगे। ठीक है, कोई एक कास्ट नहीं है लिबरल्स बच्चों। ठीक है, बेसिकली लिबरल्स एक थिंकिंग है, एक सोच है जो लोगों के मन में आई कि हमको कुछ चीज़ से है वो फ्री होना है। हमको चीज़ पसंद नहीं है तो हमको चीज़ करनी नहीं है, बस। दैट थिंकिंग इज नोन एज लिबरलिज्म। इट मीन्स दैट दे वांट टू बी फ्री फ्रॉम समथिंग। ओके बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ पे पहले बात करते हैं हम कि मिडिल क्लास लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था। ओके, मतलब मिडिल क्लास लोग किस चीज़ से फ्री होना चाहते थे। ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पर कि इक्वलिटी ऑल बिफोर द लॉ। कि मिडिल क्लास लोग को क्या चाहिए था कि उनको इक्वलिटी चाहिए थी, कि कानून जो भी है, जो भी नेशनल असेंबली ने कानून बनाया है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ये सोच थी मिडिल क्लास लोगों की। ओके बच्चों, समझ में आया। तो ये चाहते थे अगर हमको ये चीज़ मिल गई मतलब हम समझ गए हमको आज़ादी मिल गई। ऐसी सोच किसकी थी, मिडिल क्लास लोगों की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी लिबरलिज्म जो है फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान, ओके, जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हो रहा था तो जो लोग थे फ्रांस के, ओके, उनके मन में क्या था, सबसे पहले ऑटोक्रेटिक को ख़त्म करना है। राजा का रोल है वो ख़त्म करना है, हमको राजा नहीं चाहिए। उनके लिए यही फ्रीडम था, यही उनके लिए लिबरलिज्म था। ओके, फिर दूसरा क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी नोबल्स को जो बर्थ से ही प्रिविलेज मिलते थे, जन्म से अधिकार मिलता था, ठीक है, वो नहीं मिलना चाहिए, उनको मिलना बंद हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम, ओके, मतलब नेशनल असेंबली फॉर्म होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है वो इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके जितने भी गैर कानूनी हैं, ओके, कायदे हैं, ठीक है, वो सारे रद्द हो जाने चाहिए। ये सब फ्रांस रिवॉल्यूशन की बातें हैं। ठीक है, कि फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान लोग ये सोचते थे कि पहले ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हट जानी चाहिए, मतलब राजा हट जाना चाहिए। उसके बाद जो है वो जो जिसको जन्म से अधिकार है, क्लर्जी, फिर नोबल्स, वो सब हट जाने चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग को एक समान हक मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होनी चाहिए, उसमें नेशनल असेंबली होनी चाहिए उसमें। उसके बाद क्या है, अपना ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो उनके रिगार्डिंग जो भी कानून है वो रद्द हो जाने चाहिए। ओके बच्चों, समझ में आया। तो आप सोच देख रहे हो कि अलग अलग लोग अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। किसी के लिए नेशनल मतलब लिबरलिज्म का मतलब है कि इक्वलिटी, ठीक है, कि हमको एक ऐसा देश चाहिए जिसके अंदर सारे लोग इक्वल हो। किसी के लिए जो है वो उनको ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चाहिए, वो सोच रहे कि अगर हमको ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हट जाए तो हम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ रहे हो। तो ये थिंकिंग, एक लिबरलिज्म एक थिंकिंग, एक सोच है जो लोगों के मन में आ रही है। ओके बच्चों, समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि और कौन से लोग क्या क्या चाहते थे।
ओके, पहला ये है यूनिवर्सल सफरेज टू नॉट स्टैंड फॉर ऑल। ओके, अब क्या हुआ था कि कुछ ऐसे लोग थे, जैसे हमने पढ़ा था पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। जब नेशनल असेंबली फॉर्म हुई लुई 16 के टाइम पे, तब सिटीजन्स को एक्टिव और पैसिव में बांट दिया गया, जो कि मैंने आपको बताया था। एक्टिव सिटीजन्स कौन बच्चों? जिनकी एज 25 प्लस है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, ओके। और सिर्फ मेंस, यही लोग जो है वो वोट कर सकते हैं। पैसिव मतलब कौन? जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिनकी एज 25 कम है, 25 ऊपर भी होगी लेकिन प्रॉपर्टी है तो ही वोट करने का अधिकार मिलेगा, और बेचारी वुमेन्स को वोट करने का अधिकार नहीं मिलता था। ओके बच्चों, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या है कि कोई चाहे वो प्रॉपर्टी हो या ना हो, अगर आपकी एज वैलिड है, चाहे वो मैन हो या वुमन हो, तो आपको वोट करने का अधिकार है। लेकिन ऐसा था क्या? नहीं था, ठीक है। तो यूनिवर्सल सफरेज है वो सबके लिए नहीं था। तो सब लोग यही चाहते थे कि भाई हमको भी वोट करने का अधिकार मिले, ठीक है, हमको भी कंसिडर किया जाए पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर। अगर हमारे साथ ये होता है तो हम समझते हैं कि हमको फ्रीडम मिल गई, मतलब हमको लिबरलिज्म है वो मिल गया, ठीक है। तो जो नेपोलियंस के टाइम पे भी जो है, ओके, पहले तो लुई 16, फिर रॉबस्पियर, मैक्सपिलियन, फिर नेपोलियन, तो इस दौरान जो है वो वुमेन्स को, और जो नॉन प्रॉपर्टियर मैन है, नॉन प्रॉपर्टियर मैन का मतलब क्या होता है? जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो नॉन प्रॉपर्टियर मैन, इन दोनों को जो है वो वोट करने का अधिकार मिला ही नहीं, ना नेपोलियन के टाइम पे ना आगे, ओके। और नेपोलियन के टाइम पे नेपोलियन ने ये बोल दिया था कि भाई वुमेन्स है वो फादर और हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, उनको संभालना है, उनको कोई अलग से राइट नहीं मिलेगा, ना उनको जो है वो हम वोट करने का अधिकार देंगे, ये भाई नेपोलियन ने बोल दिया था, ठीक है, समझ में आया। तो इसके बाद जैसे ही इतना सब कुछ हो रहा था, वुमेन्स बेचारी बहुत हार्ड वर्क कर रही थी, ठीक है, फिर भी उनको जो है वो पोजीशन, एक इज्जत नहीं मिल रही थी, तो वुमेन्स लोगों ने अपना क्लब बनाना शुरू कर दिया, एक ग्रुप फॉर्म करना शुरू कर दिया। वो ग्रुप में वो लोग मीटिंग्स करते थे, ओके, कि हमको हमारा हक कैसे मिले, ये सब बारे में डिस्कस करते थे, ओके। तो ऐसे वुमेन्स ने अपने अलग ग्रुप बना लिया, क्लब बना लिया, और नॉन प्रॉपर्टियर मैन ने भी अपना अलग क्लब बना लिया, ओके। और दोनों जो है वो डिमांड कर रहे थे, किसके डिमांड कर रहे थे? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। आप देख सकते हो फोटो के अंदर कि वुमन सोच रही है कि जो हक मैन को है वही हक हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमें भी राइट टू वोट का अधिकार चाहिए, हम कोई अलग नहीं है किसी से, तो हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? ओके बच्चों, तो ये कुछ हालात थे हमारे उस दौरान। तो अलग अलग लोगों के जो है वो अलग अलग सोच थी, ओके बच्चों। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है, हमने मिडिल क्लास के बारे में पढ़ लिया कि वो क्या चाहते थे, फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रांस के लोग क्या चाहते थे, वुमेन्स क्या चाहती थी, और जो नॉन प्रॉपर्टियर मैन थे वो क्या चाहते थे, हमने ये देख लिया। लेकिन सबसे मेन बात जिससे देश चलता है वो है ट्रेडिंग एंड बिजनेस, जिसके वजह से देश के अंदर पैसा आता है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती थी। कैसे? एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, ओके। अब हुआ क्या था कि नेपोलियन ने, है ना, एक जर्मनी कंट्री है, ओके, उसको 39 अलग 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 स्टेट के अंदर बांट दिया था, दिस वे, ओके। ये आपको दिख रहा है पूरा फोटो, दिस इज जर्मनी, दिस इज जर्मनी। आपको लगेगा बस सारी अलग अलग वो है कंट्री, नहीं, ये जर्मनी को ही 39 स्टेट्स के अंदर बांट दिया गया था नेपोलियन ने। क्यों? क्योंकि उसको जो है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर वर्क कर सके, वो प्रॉपर सबको मैनेज कर सके, इसलिए उसने जर्मनी को 39 स्टेट्स में बांट दिया गया था। ओके बच्चों, समझ में आया? अब जरा जो बेचारे ट्रेडिंग करते हैं ना, ठीक है, मतलब एक सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। अब इन लोगों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, नेपोलियन ने बहुत सारी रुकावटें डाल दी थी। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये आपका जो है ये क्या है, हैम्बर्ग एक जगह है, ओके। हैम्बर्ग से लेके मुझे कोई चीज है वो न्यूरमबर्ग में लेके आनी है, ओके। मान लो मुझे कुछ कपड़े हैं, वो कपड़े मैं हैम्बर्ग से खरीद रहा हूँ मार्केट से, और मैं उसको बेचने जा रहा हूँ न्यूरमबर्ग में।
हैम्बर्ग से लेके न्यूरमबर्ग के बीच में 11 बैरियर्स आते हैं। अब बैरियर का मतलब क्या होता है बच्चों? रुकावटें। ओके, आर्मी रोकती है, उनसे जो है वो पैसे लेती है। ठीक है, समझ में आया? अब पैसे कैसे लेती है? आपने बहुत बार देखा होगा कि हाईवे पे टोल के उधर बहुत सारे ट्रक से पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि ट्रक है वो ओवरलोड होता है। करेक्ट? ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ करता था कि उनको हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग में आना है। ओके बच्चों, और इतने ही आने में है वो 11 बैरियर्स, 11 जगहों पर उनको रुकना पड़ता था और सबको अलग अलग टैक्स पे करना पड़ता था। पहली जगह रुक दिया, उनका जो है मेजरिंग सिस्टम अलग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अभी हमारे इंडिया में पूरा 1 मीटर का मतलब 1 मीटर होता है। ओके, समझ में आया? 1 मीटर का कपड़ा लोगे आप गुजरात से तो आपको वही लेंथ का मिलेगा, और आप 1 मीटर कपड़ा राजस्थान से लोगे तो भी आपको वही लेंथ मिलेगी। ओके, वहाँ पर ऐसा नहीं था। कैसा था दिखाता हूँ मैं। वहाँ पर लेंथ को वो लोग मेजर करते थे LA में, ELLE, LA। ओके, LA मतलब उनका मेजरिंग सिस्टम यूनिट का नाम है LA। हम यहाँ पे बोलते हैं सेंटीमीटर, मीटर, वो लोग वहाँ पे जो है वो उसको LA बोलते थे। ओके, अब रही बात यहाँ पर कि अभी पैसे जो है वो हर एक मेजरमेंट पे लिए जाएंगे। मतलब बोल रहा हूँ मैं कि 1 मीटर के ऊपर 10 रुपया, 2 मीटर पर कितना पैसा हुआ? 20 रुपया। मतलब 1 मीटर के हिसाब से पैसे लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर पूरी जर्मनी कंट्री एक है, लेकिन नेपोलियन इसको 39 स्टेट्स में बांट दिया गया है। तो सब स्टेट ने अपने अपने रूल्स बना के रखे हैं कि हमको हमारे यहाँ पे जो है वो इतना मीटर पे चलता है पैसा, तो आपको इतने मीटर पे पैसा देना पड़ेगा। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, ये चलो अभी दिख रहा है आपको, ये फ्रैंकफर्ट एक करके जगह है। ओके, यहाँ पर 54.7 सेंटीमीटर के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, मतलब आपका कपड़ा जो है वो 54.7 सेंटीमीटर होगा तो आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। इसके हिसाब से, 1 मीटर के हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से कि हमारा मेजरमेंट यहाँ चलता है, इसके बेस पे चलता है। 54.7 सेंटीमीटर होगा तो आपको 1 रुपये पे करना पड़ेगा। इससे डबल होगा तो 2 रुपया, ट्रिपल होगा 3 रुपया। मतलब इसके बेस पे लिमिटेड हमारा मेजरमेंट ये है। कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट पे। फिर मेंस की बात करते हैं, एक जगह है मेंस करके, वहाँ पे 55.1 सेंटीमीटर के हिसाब से पैसे लिए, टैक्स लिया जाता है। ओके, अब दूसरे बात करते हैं तो फ्रीबर्ग। ओके, यहाँ पर 53.5 के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। ओके, न्यूरमबर्ग के अंदर ही 65.6 सेंटीमीटर के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। अब अंदाज़ा लगाओ कि बेचारा एक ट्रेडर हैम्बर्ग से निकला हुआ है, बहुत सारे पूरे कपड़े लेके पूरा ट्रक भर के निकला हुआ है। जहाँ जहाँ जा रहा है सबका मेजरिंग सिस्टम अलग है, सबको उसी हिसाब से सबको पैसे देने हैं। कोई बोल रहा है मुझे 54 सेंटीमीटर के जो है वो 1 रुपया देना है, तो तुम्हारा कपड़ा गिनो कितना सेंटीमीटर का है। अब कपड़े वहाँ पे रियल में जो है वो गिनते, मतलब मेजरमेंट करके बैठते थे। सोचो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। ओके, एग्जाम्पल, तुम्हारे यहाँ से एक ट्रक जा रहा है, टोल वाले ने रोक लिया। अब टोल वाला जो बोलता है भाई हर एक कपड़े का मेजरमेंट लो और बताओ कितना मेजरमेंट का कपड़ा है, उसके हिसाब से आपको टोल प्ले करना पड़ेगा। ओके, अब हर एक स्टेट का अलग। समझ में आया? एक गांव चला गया, दूसरा गांव आया, उसका सिस्टम अलग, तीसरे गांव का सिस्टम अलग, चौथे गांव का सिस्टम अलग। तो यहाँ पर बेचारा बिजनेसमैन करेगा क्या? उसको तो लाने आने में इतना खर्चा निकल जाएगा, वो क्या कमाएगा, क्या बेचेगा वो। ठीक है, तो बिजनेसमैन जो ट्रेडर्स थे उनको सबसे बड़ी फ्रीडम यही थी कि ये सब बंद कर दिया जाए और पूरे जगह पे एक करेंसी और एक प्रॉपर वेट सिस्टम लाके रखे, एक स्टैंडर्ड सिस्टम लाके रखे। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ें सारी हुई। ओके, आफ्टर दी ओके नेपोलियन के बाद क्या हुआ 1834 में। ठीक है, जब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी इन सब चीज़ों से, तो 1834 में क्या हुआ बच्चों कि जो कस्टम यूनियंस हैं, ओके, मतलब कि एक ग्रुप होता है ट्रेडर्स का, कस्टम यूनियंस बोलते हैं, या फिर उनको नाम है ज़ोल्वेरियन। ओके, ये ग्रुप किसने फॉर्म किया था? प्रूशिया ने फॉर्म किया था ये ग्रुप। ओके, और कुछ जर्मन स्टेट्स थे ना, जो 39 स्टेट्स थे ना जर्मन ने, ये दोनों ने मिलकर ग्रुप बनाया। ओके, प्रूशिया ने और जर्मन के 39 स्टेट्स से दोनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया।
ठीक है, समझ में आया। ये ग्रुप ने क्या किया, जितने भी बैरियर्स थे ना 11, 12, 13, 14 जितने बैरियर्स थे सबको हटा दिया। ओके, और नंबर ऑफ करेंसी को भी कम कर दिया। ओके, नंबर ऑफ करेंसी कम करना मतलब क्या, एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। अब भाई साहब ये यहाँ से इधर आया न्यूरमबर्ग में, अब यहाँ से ये जा रहा है या फ्रिडबर्ग में, अरे यहाँ पे करेंसी अलग है, यहाँ पे करेंसी अलग है। आपको पता है अमेरिकन और इंडियंस में फ़र्क कितना है, अमेरिकन का $1 मतलब कितना है, इंडिया का 84 या 90 पैसे, सॉरी रुपीज़, करेक्ट। तो फर्क, इतना फ़र्क हो गया। यहाँ पर भी सेम ऐसा था कि सबके करेंसी अलग अलग थे और सबको अलग अलग भाव तोल से लेना पड़ता था, ये बेचारे को बहुत नुकसान होता था। ऐसा फिर उन्होंने हटा दिया। रूसिया और जर्मन स्टेट्स ने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसमें जितने भी रुकावटें थी इसके अंदर वो सारी हटा दी गई। करेंसी कम से कम, मतलब करेंसी कम से कम एडजस्ट करनी पड़े। ओके, कम से कम वेरिएशंस, एग्जांपल पैसे देने पड़ेंगे लेकिन पैसे की वैल्यू सबके लिए एक समान होगी, वो करना पड़ा बच्चों यहाँ पर। उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो रेलवेज बनना शुरू हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हो रहा था, मिडिल क्लास लोग ऊपर आ रहे थे, रेलवेज है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन जो है बनना शुरू हो गए थे। ओके, तो रेलवेज है वो आगे धीरे धीरे बढ़ा। अब जैसे रेलवे ट्रैक बनना शुरू किया, अब रेलवे सबसे कम पैसे लगते हैं चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में। पहले के ज़माने में वो लोग एनिमल्स के ऊपर या हॉर्स कार्ट या बुलोक कार्ट से यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन अब रेलवे आ गया है तो उस टाइम लोगों को बहुत हेल्प मिली। सामान डाल दो, जहाँ पहुँचाना अपने आप पहुँच जाएगा, वहाँ पे आदमी निकाल भी लेगा। ओके, तो रेलवे से उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली। तो यहाँ पर जो है वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है। ओके, पूरे मोस्ट ऑफली जर्मनी की, प्रूशिया की, फ्रांस की जो जो रुकावटें आ रही थी नेपोलियन के टाइम पे, अभी यहाँ पे रुकावटें आना बंद हो गया, पैसे बढ़ने लगे क्योंकि ट्रेडिंग ज़्यादा कोई भी चीज़ की लेन देन ज़्यादा होने लगी। समझ में आया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था, सिर्फ नेपोलियन ने जर्मनी को अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया था, उसकी वजह से इतनी सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। ठीक है, तो प्रूशिया और जर्मनी के लोगों ने मिलके उसको सॉल्व किया। ओके बच्चों, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है।